3 साल पहले H1B वीज़ा से मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आया था और फिर यहीं का होकर रह गया। 3 सालों से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ना दिन देखता हूँ ना रात देखता हूँ। काम बहुत मुश्किल है जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अब थकान सी होने लगी है। अगर मैं काम करता ही रह गया तो ज़िंदगी कब जीऊँगा। माना मैं काफ़ी ज़्यादा कमाई कर रहा हूँ, एक अच्छा घर है मेरा, अब मैं यहाँ पर एक परमानेंट रेजिडेंट ही बन जाऊँगा, लेकिन गाड़ी बंगला सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अकेला अकेला सा रहता हूँ। जिस मल्टीनेशनल कंपनी में मैं काम करता हूँ सभी के सभी ऐसे ही हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल। काम के वक्त तो एक दूसरे से बात हम करते ही नहीं, उसके बाद पार्किंग में 1-2 मिनट के लिए हाय हेलो करना पड़ता है, फिर गाड़ी में बैठो और घर की तरफ निकल जाओ। लेकिन मैं तो अकेला हूँ, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ना मेरी कभी शादी हुई, इसीलिए अब लगने लगा है पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। शायद इसीलिए मैं पहले इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन अब करने लगा था। और सच बताऊं, पिछले 1 हफ्ते से एक लड़की से मैं बात कर रहा हूँ। उसने अपनी तस्वीरें मुझे भेजी और मुझे वो इतनी खूबसूरत लगी, पता नहीं कैसे उसे देखते ही मुझे लगा कि वो सिर्फ मेरे लिए बनी है। एक सोशल मीडिया साइट पर सबसे पहले हमने बात की थी। हम दोनों एक ही ग्रुप में थे। उस समय मैं इस सोशल मीडिया साइट को बस खंगाल ही रहा था। सब कह रहे थे कि इससे जोड़ी बनती है। मेरे कुछ कलीग थे जो कहा करते थे कि तू उस सोशल मीडिया साइट को चलाया करना, तेरी भी बात बनेगी। और मुझे अब लगता है बात बनने लगी है। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। मैंने अपने प्यार का इजहार उसके साथ कर दिया, क्योंकि हर रोज़ किसी एक ही लड़की से बात करना मैं हमेशा से चाहता था। कोई ऐसा जो सिर्फ मुझसे बात करे और फिर अपने बारे में बताए, मैं उसे अपने बारे में बताऊं। 1 महीने बात करने के बाद उसने भी प्यार का इजहार कर दिया। वीडियो कॉल पर मैंने कभी उससे बात नहीं की। मुझे शक भी था, ऐसा ना हो कोई मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो, किसी और ही लड़की की तस्वीरें भेज रहा हो। फिर मैंने उसे अपनी वीडियो भेजने के लिए कहा। उसने अपनी वीडियो भेजी। उसमें मेरे लिए ढेर सारे फ्लाइंग किस थे। मेरा नाम लिया उसने और फिर मैं समझ गया, यानी वो वीडियो कॉल करना पसंद नहीं करती। और मैंने इसके पीछे जानना चाहा राज क्या है, और उसने बताया वो नॉर्थ डकोटा के एक शहर के पास के एक छोटे कस्बे में रहती है। उसके पास ज़्यादा बड़ा घर नहीं है। उसे शर्म आती है और उसे लगता है शायद उसकी शादी कभी नहीं होगी। इस टाउन में कई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई। वो घर का काम पूरी तरह से करती हैं, लेकिन बाहर काम करना उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है। शायद इसीलिए वो पिछड़ चुकी हैं। और मैं सोच में पड़ा हुआ, अरे क्या अमेरिका में भी ऐसी लड़कियां हैं जो काम करना पसंद नहीं करती? यहाँ पर जितनी भी लड़कियां मुझे मिली, मुझे एक भी लड़की पसंद नहीं आई। हर कोई कहती है कि घर का काम करना उन्हें पसंद नहीं है। वो चाहती हैं किसी अमीर आदमी से शादी हो जिसके पास नौकर चाकर हो, और वो अपने पति के लिए खाना तक बनाना नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी, चाहे काम कोई ना करे, कम से कम खाना ज़रूर बनाए और बड़े प्यार से बनाए। उसकी हर एक बात मेरे दिल को चीरती जा रही थी और धीरे धीरे उसके बिना रहा नहीं जा रहा था। और एक दिन मैंने उसे कह दिया, अगर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे पिता से बात करूं और तुम्हारे रिश्ते की बात अगर चले, तुम हाँ करोगी या ना करोगी? उसने कहा कि मैं हाँ करूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे तुम जितना भी कमाते हो। अब तक मैंने उसे ये नहीं बताया था कि मैं काम क्या करता हूँ। मैं उसे बस यही कह रहा था कि काम बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ, कम ही डॉलर कमा पाता हूँ, बहुत छोटा सा घर है और गाड़ी शायद 3-4 साल में मैं खरीद लूँ। मैं कुछ राज बनाकर रखना चाहता था और जानना चाहता था कोई ऐसी लड़की करीब आए जो गरीबी में मुझसे प्यार करे, ताकि मैं उसे सरप्राइज़ कर पाऊँ कि ये सब तो झूठ था, मेरे पास काफ़ी रुपए हैं। और उसने कह दिया, एक बार मुझसे मिलने के लिए आओ, मेरे परिवार वालों से तुम बात कर सकते हो। मैं सोच में पड़ा हुआ था कि यूएसए में भी परिवार वालों से बात की जा सकती है, वरना यहाँ पर लड़कियाँ 18 साल की हुई नहीं घर को छोड़ देती हैं
और फिर अपने माता पिता से पूछती तक नहीं, सीधे शादी करने के बाद ही बताती हैं। और कुछ तो कई सालों तक लिविंग में रहती हैं, शादी करती ही नहीं और परिवार वालों को पता तक नहीं लगता। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी और ऊपर से उसकी वो नीली आंखें। मैं उसमें खो जाया करता था, सपने देखा करता था। अब उससे मैं मिलना चाहता था। 1 महीने की छुट्टी ली मैंने, किसी को नहीं बताया और मैंने सोचा था सीधे उससे शादी करूंगा और उसे यहाँ लेकर आऊंगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा ड्राइव करनी पड़ी। कैलिफोर्निया से नॉर्थ डकोटा तक ड्राइव करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कोई इंसान अगर प्यार में पड़ा हो तो ये काम आसानी से कर सकता है। 2 दिन तक मैंने ड्राइव की। रास्ते में मैं रुकता रहा, नई जगहों को देखता रहा। हर चीज़ मुझे हसीन लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उस शहर के काफ़ी ज़्यादा करीब था, मैंने देखा वहाँ शहर के आसपास काफ़ी ज़्यादा फेंसिंग की गई है। वहाँ पर आर्मी वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पर तो सिटी बॉर्डर भी बनाया गया है और उस सिटी बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद ही कोई भी शहर के अंदर जा सकता है। वो सड़क बहुत ज़्यादा वीरान थी। टोल बूथ पर मैं रुक चुका था और वहाँ कोई टोल बूथ कर्मचारी नहीं बल्कि आर्मी ऑफिसर्स थे और मुझे उन्होंने देखते ही कह दिया, आप अंदर नहीं जा सकते, आपके पास रिटर्न परमिशन नहीं है। मैंने कहा, रिटर्न परमिशन? मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हूँ। यहाँ किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत है? क्या आप बता सकते हैं आपने शहर की फेंसिंग क्यों की है? क्या कोई भी नागरिक अंदर नहीं जा सकता? उन्होंने कहा, सर परमिशन नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते, आपको मेयर से लिखवा कर लाना होगा। मैंने कहा, मेयर से? छोटी सी बात के लिए मेयर से लेटर लिखवाना होगा? यह कोई आसान काम नहीं है। देखो, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है, बस मैं एक ही दिन में आऊँगा और फिर वापस निकल आऊँगा। उन्होंने कहा, सर आप अंदर नहीं जा सकते। मैं तो वहाँ झगड़ा करने लगा, नहीं नहीं मुझे जाना है, मैं अपने लॉयर से बात करता हूँ, ऐसे कैसे नहीं, मुझे जाना ही है। फिर वो कहने लगे, सर कुछ प्रॉब्लम आ गई है शहर में, इसीलिए कोई बाहरी शहर के अंदर नहीं जा सकता, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। उसके बाद जैसे ही मैंने फ़ोन निकाला, मैं इसकी वीडियो बनाना चाहता था। मैं चाहता था अपने लॉयर से बात करूं, मुझे मेरा प्यार चाहिए था। वो लड़की कह रही थी कि मैं अपने कस्बे से बाहर निकल नहीं सकती क्योंकि एक भोली भाली लड़की अकेले कहाँ जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ उससे शादी करने के लिए आना चाहता था। लेकिन अगर मुझे शहर के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मैं झगड़ा करने लगा और उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया। वो कहने लगे कि यहाँ पर वीडियो नहीं बनाई जा सकती और यहाँ की जानकारी भी किसी को नहीं दी जा सकती। मैं झगड़ा करता गया और उसके बाद उन्होंने अपने सीनियर को बुलाया। सीनियर मुझे पास में ही बने हुए एक बड़े हॉल में ले गया। एक कुर्सी पर मैं बैठा था, सामने रखा था एक टेबल, दूसरी तरफ भी एक कुर्सी थी जिस पर वो ऑफिसर बैठा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे इंटेरोगेशन हो रही हो और मैं पूछ रहा था, सर क्या मैंने कोई जुर्म किया है? आप गाड़ी चेक कर सकते हैं, गाड़ी में कुछ नहीं है। उसने कहा, गाड़ी चेक कर ली है, हमें गाड़ी में कुछ नहीं मिला। फिर मेरे होश उड़ गए। सर गाड़ी चेक की आपने बिना परमिशन के, यहाँ के रूल्स अलग हैं क्या? उन्होंने कहा, हाँ इस शहर के रूल्स थोड़े अलग हैं, हम आपको कह तो रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम है शहर के अंदर, इसीलिए शहर को पूरी तरह से सील किया गया है, कोई भी अंदर आ नहीं सकता। आपने देख ही लिया होगा, कोई भी इस जगह पर मौजूद नहीं है गाड़ी समेत। मैंने कहा, सर देखिए प्यार की बात है, मुझे इस शहर में बुलाया गया है, मैं शहर में एक मेहमान की तरह हूँ, मैं कोई रूल नहीं तोड़ूंगा, सर एक बार जाने दीजिए ना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, आखिर मुझे किसने बुलाया है, एड्रेस बताइए। मैंने सब कुछ बता दिया और मैंने कह दिया, सर मैं शादी करने के लिए आया हूँ। शायद इस बात का असर ऑफिसर पर हुआ, उन्होंने अपने ही सीनियर से बात की और फिर मुझे वो ऑफिसर एक बड़ी सी चिट्ठी दिखाने लगा, लेटर, और उसके नीचे मुझे साइन भी करना था। मैंने कहा, सर साइन किस लिए? उसने कहा, जो भी शहर के अंदर जाता है उसे ऐसे लेटर पर साइन करना पड़ता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, यानी तुम इस शहर के अंदर जा रहे हो, हमारी मर्जी से जा रहे हो और बाहर भी तुम हमारी मर्जी से ही आओगे, हमसे तुम्हें परमिशन लेनी होगी, ना तो तुम कोई क्राइम करोगे
ना छिपकर यहाँ से भागोगे, हर बात तुम ऑफिशियल्स को ज़रूर बताओगे, और कैमरा, मोबाइल, ऐसा कुछ भी तुम अंदर नहीं ले जा सकते। तुम्हें यहीं पर जमा करवाना होगा, बाहर जाते वक्त तुम्हें मिल जाएगा। मैंने जल्दी जल्दी उस लेटर पर साइन कर दिया और फिर उन्होंने कहा, सर आप जा सकते हैं, अब तो समझिए कि आप शहर के ही वासी हैं। मैंने कहा, सर मैं शहर का वासी नहीं हूँ, बस कुछ ही दिनों के लिए तो आया हूँ, शादी करूँगा और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, फिर कभी कभी ही आना जाना होगा। वो मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट बड़ी अजीब लगी थी मुझे। गाड़ी लेकर मैं वहाँ से निकला और जैसे जैसे मैं शहर के करीब जाता जा रहा था, मैं हैरान होता जा रहा था। वहाँ पर मुझे एक भी गाड़ी नहीं मिली। ये जो रास्ता था, इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे और सड़क के ऊपर तक घास आई हुई थी, जैसे इस घास की कटाई की ही ना जाती हो। सोचने पर मजबूर था कि ये कैसा शहर है। इसके बारे में ज़्यादातर इंटरनेट पर बताया भी नहीं गया। ताज़ा खबर इसके बारे में जानने को मिलती ही नहीं। ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी मैंने। जब मैं शहर तक पहुंचा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी दुकानें, स्टोर मुझे नज़र तो आ रहे थे, लेकिन आसपास गंदगी भी दिखी और उस गंदगी को देखकर मैं हैरान था, जैसे पूरे के पूरे शहर में बहुत कम लोग हों और सफाई को तवज्जो वो देते ही ना हो। एक बिल्डिंग के आगे से गुजर रहा था, करीबन 30 से ज़्यादा लोग थे वहाँ। भीड़ बनाकर हाथ सेक रहे थे। एक ड्रम में उन्होंने आग लगाई हुई थी। ठंड वैसे भी ज़्यादा थी, लेकिन उनके जो कपड़े थे वो काफ़ी पुराने से थे और कुछ ने तो फटे हुए कपड़े ही एक के ऊपर एक डाले हुए। लोग मुझे गरीब लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी एक भी गाड़ी नज़र नहीं आई। कुछ खटारा गाड़ी दूर दूर दिख ज़रूर रही थी, लेकिन उन्हें देखकर ये साफ था वो चलती तो नहीं होंगी, खटारा खड़ी हैं। जैसे ही वहाँ गाड़ी रोककर एक आदमी से मैंने पूछा कि यहाँ पर गैस स्टेशन कहाँ पर है, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल कम था। अगर मैं शहर में घूमूंगा तो कभी भी पेट्रोल खत्म हो सकता है और यहाँ गाड़ी नहीं है, टो करने में परेशानी भी होगी। मैंने उस आदमी को आवाज़ लगाई। गाड़ी की तरफ किसी का ध्यान गया तक नहीं था, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, बाकी भी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे थे, जैसे उन्होंने कभी गाड़ी देखी ही ना हो या बाहर से कोई यहाँ आता ही ना हो। मैंने उस आदमी को कहा, सर यहाँ गैस स्टेशन कहाँ पर मिलेगा, आप बता सकते हैं? वो एक दूसरे को देखने लगे और फिर उस आदमी ने मुझे जवाब दिया, यहाँ पर कोई गैस स्टेशन नहीं है, गाड़ी जल्दी से बाहर ले जाओ वरना पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ऐसा करो, गाड़ी एक तरफ लगा दो, वो आगे साइकिल रखी हैं, तुम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं हैरान था, अरे सर मैं साइकिल क्यों चलाऊंगा, मेरे पास गाड़ी है। यहाँ पर एक भी गैस स्टेशन नहीं है तो यहाँ लोग काम कैसे करते हैं? उसने साइकिल की तरफ इशारा कर दिया। मैं वहाँ से निकला क्योंकि सभी मुझे बहुत ज़्यादा घूर रहे थे। मैं ढूंढने लगा कोई गैस स्टेशन यहाँ पर तो होगा। मैं चौड़ी सड़कों से निकलता हूँ, शहर में काफ़ी चौड़ी सड़कें थीं। मैं घूमता रहा और एक जगह मुझे एक गैस स्टेशन मिल गया, लेकिन वहाँ पर कोई काउंटर नहीं था और कोई भी गाड़ी वहाँ नज़र नहीं आई। मैं वहाँ पर फ्यूल फुल कर ही नहीं सका। फिर मुझे वहाँ से निकलना पड़ा और मेरी गाड़ी में पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा कम रह गया था। अगर मैं इसे ऐसे ही चलाता रहा और मुझे कोई गैस स्टेशन नहीं मिला, फिर मैं बड़ी परेशानी में फंस जाऊंगा। लेकिन मुझे उस कस्बे की तरफ जाना था जहाँ पर वो लड़की रहती है, लेकिन शहर से बाहर निकल पाता उससे पहले ही मुझे महसूस हो गया गाड़ी का पेट्रोल कभी भी खत्म हो सकता है, मैं उस कस्बे तक नहीं पहुँच पाऊँगा। मुझे एक और गैस स्टेशन मिला, लेकिन उसकी हालत तो पहले वाले से भी खराब थी। मशीनें टूटी पड़ी थी, उससे गाड़ी में पेट्रोल भरा जा ही नहीं सकता था। मैं तो साइन बोर्ड देखता रहा कि इस तरफ गैस स्टेशन है। मुझे लगा था वो लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बात सच्ची थी। लेकिन यहाँ गाड़ियों का इस्तेमाल लोग क्यों नहीं करते? साइकिल मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी, लेकिन लोग काफ़ी कम। जगह जगह साइकिल लगाई गई थी। मैंने उसी गैस स्टेशन के पास
बने हुए एक होटल की पार्किंग में गाड़ी को लगा दिया। 3 गाड़ियां वहां पर थीं और तीनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। गाड़ियां तो वो नई थीं, ऐसा लग रहा था उन गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई है। सोच में पड़ा हुआ था, यहाँ दंगे वंगे तो नहीं चल रहे। अरे यार, बड़ी मुसीबत में ना फंस जाऊं। गाड़ी भी मेरी अब लगभग बंद ही है। अगर मुझे पेट्रोल मिला, महंगा भी मिले, मैं टैंक फुल करूंगा और सीधा उस कस्बे में पहुंचूंगा। ये शहर मुझे सही नहीं लगता। फिर होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा और वहां पर मैं बेल मारता रहा। रिसेप्शन पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद एक औरत नीचे की तरफ आई और वो औरत के चलने का तरीका कुछ अजीब ही था, जैसे उसके घुटने सही से काम ना करते हों। अपनी टांगों को बिल्कुल सीधा रखते हुए ही वो चल रही थी। और जब वो रिसेप्शन पर आकर खड़ी हो गई, मुस्कुराई जा रही थी और उसकी मुस्कुराहट रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ आंखों में भी अजीब था और कुछ ही समय में मैंने देखा कि वो आंखें झपकती ही नहीं है, बस एक टक लगाए देखे जा रही थी। बोली कुछ भी नहीं। मुझे बात करनी पड़ी। जी, यहाँ पर कोई कमरा मिलेगा होटल का? मैं रुकना चाहता हूँ। देखिए, मुझे आगे वाले कस्बे में जाना था, लेकिन यहाँ कोई गैस स्टेशन है ही नहीं। क्या मुझे आप पेट्रोल मुहैया करवा सकते हैं? मैं आपको ज़्यादा डॉलर देने को तैयार हूँ। और क्या एक रात रुकने के लिए जगह मिलेगी? वरना मैं एक ही दिन में काम निपटा देता, लेकिन अब रुकना पड़ेगा, क्या करूँ? वो कहने लगी, जी कोई भी कमरा, सभी खाली ही तो पड़े हैं। बाकी पेट्रोल नहीं मिल सकता, वो तो यहाँ पर मौजूद है ही नहीं। सभी पेट्रोल पंप खाली पड़े हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल कोई करता नहीं। अगर आपको उस कस्बे तक जाना है, साइकिल बाहर लगी हैं, कोई भी चुन लीजिए जो आपको अच्छी लगे। मैं उसकी तरफ देखता रहा। मैंने कहा, जी एक रात के कितने बनेंगे? उसने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी होटल खाली ही पड़ा था, कोई गेस्ट आ गया तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप रुक सकते हैं, अपनी मर्जी से चुनाव कर लीजिए। मैं तो देखता रह गया। उसके बाद जो सबसे पहले फ्लोर पर आगे वाला कमरा था, मैंने उसका दरवाज़ा खोला। चाबी उसमें ही लगी हुई थी। कमरा पूरी तरह से साफ था, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिट्टी ज़रूर थी, जैसे काफ़ी लंबे समय से उस कमरे का इस्तेमाल ना किया गया हो। गाड़ी से थोड़ा सामान निकाला मैंने। मैं नहीं चाहता था मैं ज़्यादा सामान बाहर लेकर आऊँ, मुझे कुछ भी सुरक्षित नहीं लग रहा। लेकिन मैं पेट्रोल का इंतज़ाम कैसे करूँ? ऐसा करता हूँ, यहाँ थोड़ा सामान रख देता हूँ, बाकी गाड़ी के अंदर ही रखूँगा। जब भी निकलने की बारी आए मैं यहाँ से निकलूँगा और देखता हूँ वो लड़की से किसी तरह से बात की जा सकती है या नहीं। यहाँ पर इंटरनेट तो होगा ना। मैं सबसे पहले बाथरूम में गया, नहाया। फ्रेश होने के बाद मैं नीचे गया। रिसेप्शन पर उस औरत से मैं बात कर रहा था। जी फ़ोन मिलेगा, मैं किसी से बात करना चाहता हूँ। उसने कहा, नहीं, यहाँ पर फ़ोन मौजूद नहीं है। मैंने कहा, जी लैंडलाइन? उसने कहा, नहीं, मोबाइल लैंडलाइन यहाँ पर काम नहीं करते, पहले वाले पड़े हुए हैं, चेक कर सकते हो। सामने लैंडलाइन पड़ा था, काम नहीं कर रहा था, मोबाइल किसी के पास था नहीं। मैंने कहा, जी इंटरनेट कैफ़े कहीं पर होगा, मुझे ज़रूरी ईमेल करनी है। उसने कहा, नहीं, यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल कोई नहीं करता। उसकी बातें सुनने के बाद मैं स्तब्ध था। ये कैसा शहर है? ना किसी के पास फ़ोन है, ना लैंडलाइन है, ना कोई इंटरनेट चलाता है। चल क्या रहा है इस शहर में? अब मुझे भूख भी लगी हुई थी, तो मुझे लगा मुझे बाहर चलना चाहिए, बाहर जाकर कुछ खाना चाहिए। लेकिन रिसेप्शन पर वो औरत मुझे रोकने लगी और कहने लगी, अंधेरा होने वाला है, आप बाहर मत जाइए, बाहर सुरक्षित नहीं है। मैंने कहा, मुझे भूख लगी है। उसने कहा, तो मैं खाना आपके कमरे में ले आती हूँ। मैंने कहा, लेकिन वहाँ कोई मेन्यू नहीं है, क्या आप मुझे कोई मेन्यू दे सकती हैं, मैं ऑर्डर कर दूँ? उसने कहा, यहाँ ऐसा नहीं होता, जो मिले वही खाना पड़ता है। क्या आप खाना खाना चाहते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं बाहर खुद देख लूँगा। उसने कहा, नहीं, बाहर मत जाइए, बाहर सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। अंधेरा हो चुका था, स्ट्रीट लाइट्स काम तो कर रही थी, लेकिन बाहर पूरी तरह से सुनसान।
ऐसा लग रहा जैसे कोई बाहर निकला ही ना हो। आसपास कुछ रेस्टोरेंट मुझे दिख रहे थे, डाइनर भी नजर आ रहा था, तो मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन रास्ते में मुझे एक आदमी मिला जो सड़क के बीच लेटा हुआ था। धीरे धीरे जब मैं उसके करीब जा रहा, मैंने देखा वो जिंदा नहीं था, एक लाश। उसका सर उससे 5 फुट की दूरी पर पड़ा था। धड़ उसका ऐसे ही पड़ा, खून से लथपथ थी सड़क। मैं काफी ज्यादा डरा और उसके बाद मैं भागा भागा वापस होटल में आ गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज थी। ये जगह कैसी है, क्या होता है, मुझे उस औरत से पूछना चाहिए। कह तो रही थी सुरक्षित नहीं है। लगता है यहाँ लूटपाट भी बहुत ज्यादा होती है और शायद यहाँ कत्ल भी काफी ज्यादा होते हैं। मैं रिसेप्शन पर पहुंचते ही उस औरत की तरफ देखकर कहने लगा, जी कत्ल हुआ है बाहर, 911 911 कॉल कीजिए। फिर उस औरत ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा, यहाँ पुलिस नहीं है, पुलिस प्रशासन का काम यहाँ नहीं होता। मैं कह तो रही हूँ, अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। जो खाना आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, जो है उपलब्ध वही मैं लेकर आती हूँ। मैं अपने कमरे में चला गया। खिड़की से मैं बाहर देखे जा रहा था, वो लाश पड़ी हुई। मैं देख रहा था कोई ना कोई आसपास आएगा या कोई और मुझे मिले, पता तो चले। यहाँ एक जुर्म हुआ है, किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। औरत कह रही है फोन नहीं है, पुलिस वाले नहीं आते। ये तो काफी गड़बड़ वाली बात है। फिर वो औरत जो चीज लेकर आई, हैरानी से भर गया मैं। घास पत्तियां थी, किस चीज की मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें उबाला गया था। एक पूरा बोल भरकर वो ये चीजें लेकर आई, जिसमें से ज्यादा अच्छी खुशबू नहीं आ रही। बकबकी बेहुदा सा वो खाना था जिसे मैं खा नहीं सकता था, लेकिन बाहर जाना भी सुरक्षित थोड़े ना था। कुछ समय बाद मैंने अपनी आंखों से देखा, वो जो लाश थी ना, वो लाश उठी। फिर उस धड़ ने अपने सर को उठाया और मैं सोच रहा ये तो ट्रिक थी, शायद लोगों को डराने के लिए वो लाश बना आदमी। फिर खुद पर हंसा मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। इसके बाद मैंने एक 12 फुट लंबी औरत को देखा। वो सड़क पर चल रही और दुनिया में इतने लंबे आदमी को मैंने कभी नहीं देखा था। सबसे बड़ी करामात ये थी कि मैं ये कैसे मान गया कि उसने हील्स नहीं पहनी होंगी या नीचे लकड़ी की टांगें नहीं लगवाई होंगी, क्योंकि उस औरत के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर के साथ कोई बदलाव नहीं हुआ था। 12 फुट की ही थी वो, और उसकी जो बाजुएं थीं वो जमीन को छू रही थी। मैं देखता रह गया, ये क्या चीज है, ये इंसान ही है या नहीं। और फिर 2-3 और लोग मुझे नजर आए। एक जिसकी टांगें कुचली जा चुकी थी, हाथों के सहारे ही खुद को घसीट रहा और जोर जोर से हंस रहा। पूरी रात ऐसे ही निकली। बाहर से बड़ी अजीबोगरीब आवाजें आती रही, कभी लड़ने की, कभी तोड़ने की। मैं जितनी बार भी बाहर देखता, मुझे कोई ना कोई अजीब आदमी ही नजर आता, अजीबोगरीब हरकतें करता हुआ। भूखा प्यासा रात तो मैंने गुजार ली। सुबह सुबह मैं उस रिसेप्शन वाली औरत के पास गया और वो मुझे कहने लगी, रात अच्छी निकली ना सर, ये जगह काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है, यहाँ पर कोई घटना नहीं होती। बड़ी जगह का ज़्यादा फायदा होता है, वरना किसी छोटे मोटेल में रुकते तो आपको रात निकालने में बड़ी परेशानी होती सर। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा यहाँ रात को बड़ी घटनाएं होती हैं। मैंने उसे बताया मैंने जो जो रात को देखा, और उसने आगे से जवाब दिया, बस इतना ही देखा आपने? आपको लग रहा है बाहर जो है वो सुरक्षा के लिए खतरा है? इस शहर से बाहर मत जाइए सर, वहाँ आपको जो नज़र आएगा वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। वो औरत ना तो पलके झपकती थी, ना ही अपनी मुस्कुराहट को हटाती थी। मुंह उसका खुला रहता, दांत उसके नज़र आते ही रहते। मैंने कहा, मैं उस कस्बे में जाना चाहता हूँ, अब खाना मैं वो खा नहीं पाया, आप उठवा लेंगी? उसने कहा, मैं वो काम कर दूंगी, लेकिन वो कस्बा काफ़ी दूर है, अब साइकिल के सहारे वहाँ जाकर
रात होने से पहले पहले वापस आ नहीं पाएंगे, तो मैं आपको कहती हूँ आप वहाँ पर मत जाइए। मैंने कहा मुझे यहाँ आने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, मैं उस लड़की के लिए आया हूँ, मैं उससे एक बार तो मिलना चाहता हूँ। वो औरत मुझे रोक रही थी, लेकिन सुबह का वक्त था, 7 बजे, तो मैं साइकिल लेकर बाहर निकला। साइकिल चलाने लगा और मैं जानता था ये लगभग 11 किलोमीटर का सफ़र है और मुझे 11 किलोमीटर तक साइकिल चलानी होगी और इससे मैं पूरे के पूरे शहर को पार कर जाऊंगा। मैं साइकिल चलाता रहा, 3-4 जगह पर मैं रुका। अब उस रास्ते पर जो कि शहर से कस्बे की तरफ जाता था, 3 पेट्रोल पंप थे। एक जला हुआ था, एक में लगभग 40 गाड़ियां, जैसे बड़ी तेजी से गाड़ी वहां पर आई हों और एक्सीडेंट हुआ हो और उन गाड़ियों को एक साथ वहां पेट्रोल पंप में फेंका गया हो। जबकि तीसरा पेट्रोल पंप पूरी तरह से लाल था, लाल पेंट से रंगा गया, अजीबोगरीब लग रहा था। रास्ते में मुझे कई खटारा गाड़ियां मिली, कई जली हुई गाड़ियां मिली, कई कपड़े मिले औरतों के, बच्चों के, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगे हुए हों। रास्ता जितना लंबा था उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक था। रास्ते में मुझे जितने भी लोग मिल रहे थे, कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन हर कोई मुझे घूरे जा रहा। मुझे हर कोई अजीब लगा था। किसी के बोलने का तरीका अलग था, तो किसी की ज़बान मुंह से बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई। कुछ मुंह खोलकर सांस ले रहे, उनकी नाक नहीं थी, जैसे नाक आग के कारण पिघल गई हो। ऐसे कई लोग मिले और दोपहर तक किसी तरह से मैं कस्बे तक पहुंच गया। वो कस्बा जहां पर घर तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कोई भी वहां पर मौजूद नहीं। एक एक करके मैं उन घरों में जाता गया। मुझे उस लड़की का नाम पता था, उसके घर के बारे में पता था, लेकिन इस कस्बे के जितने घर थे उनके आगे नंबर नहीं लगा था। तो मैं 23 नंबर घर को कैसे ढूंढ पाता? कोई बताने वाला तो मिलता। तो मुझे लगा हर एक घर में जाता हूं, एक एक करके मैं हर एक घर में गया। वहां पर ना तो जानवर थे जैसे उसने बताए थे, उन्होंने रखे हुए हैं, और ना ही वहां पर मुझे कोई इंसान मिला। वहां पर तो पंछियों की आवाज तक नहीं आ रही थी। जंगली इलाके में बना हुआ कस्बा जहां घर तो बहुत हैं, मौजूद कोई नहीं। अब शाम होने वाली थी और मुझे पता था अगर मैं साइकिल चलाकर जाऊंगा शहर तक, उस होटल तक खास तौर पर, 10 बजे से पहले तो पहुंचने वाला नहीं, तो मुझे यहां रुकना चाहिए। सोचकर भी मैं यही आया था कि यहां घर में रुकूंगा। अगर उस लड़की के पिता नहीं माने तो मैं मनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहां कोई है ही नहीं। तो मैं देखता हूं कहीं तो कोई नंबर लगा होगा। घरों के आगे कुछ चिट्ठियां पड़ी हुई, कुछ बोर्ड्स पर नंबर लिखे हुए। तो हिसाब लगाकर एक घर तक मैं पहुंचा और मुझे लगा ये वही घर है, 23 नंबर। जब मैं उस घर के अंदर गया, ये ट्रेस पासिंग थी, यानी कि किसी प्राइवेट एरिया में घुसना। ट्रेस पासिंग एक जुर्म है, लेकिन जब मौजूद ही कोई ना हो तो ये जुर्म कैसे हो सकता है? मैं उस घर के अंदर गया और उस घर के अंदर भी कुछ मशीनें पड़ी थी। ऐसा हर जगह था, बड़ी अजीबोगरीब मशीनें हैं ये। ऐसी मशीनें मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी और सोच मैं ये रहा था कि इन मशीनों का इस्तेमाल क्या हो सकता है। प्लग के साथ लगाने के बाद ये मशीनें काम क्या करती हैं? ना तो इसमें कोई डालने की जगह, ना निकालने की जगह, ये मोटर जैसी लग रही थी। मैंने एक मशीन को चलाया तो हमिंग की आवाज़ आने लगी और ये एक थरथराहट थी। इस थरथराहट ने पूरे के पूरे घर को हिलाकर रख दिया, तो मुझे वो मशीन को बंद करना पड़ा। समझ नहीं पाया मैं ये मशीन काम क्या कर रही थी। घर को थरथराने के लिए बनाई गई मशीन। फिर मैं एक एक करके उस घर के कमरों में घूमने लगा। एक भी कमरा मुझे ऐसा नहीं लगा जहां पर कोई लड़की रहती हो। फिर मैं सोचने लगा था, वो लड़की ने मुझे यहाँ आने के लिए बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये उसका घर है। ये 23 नंबर घर ही है। कहीं उसने मेरे साथ कोई झूठ तो नहीं बोला? लेकिन नहीं, मैं उससे प्यार करता था, उसके लिए जान भी देने को तैयार था और वो भी मेरे लिए जान देने को तैयार थी। वो मजबूर थी, निकलना चाहती थी, आखिर वो मुझे धोखा क्यों देती?
और एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि सभी लोग कस्बे को छोड़कर यहां से चले गए। मुझे नहीं लगता ये सब कुछ एक दिन में हुआ है। देखते देखते अंधेरा हो चुका था। मैंने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। घर में लाइट नहीं थी तो मैं छत पर चढ़ गया और छत से नीचे की तरफ देख रहा। नीचे मुझे अब कुछ लोग नजर आए। रात के वक्त निकले हुए लोगों से सुरक्षित रहना मुझे पहले से बताया गया था, लेकिन ऐसे लोग, ज्यादातर लोगों के शरीर पर खून लगा हुआ था और आपस में बात कोई नहीं कर रहा। हर कोई इधर उधर ही घूम रहा और एक आदमी तो इस घर के दरवाजे को जोर जोर से खोलने की कोशिश कर रहा। बड़ा अजीब था वो, जैसे इस घर का रहने वाला हो। फिर मैं नीचे गया और दरवाजे के पास जाकर मैं खड़ा हो गया और मैंने सवाल पूछा, जी कौन? आप घर के अंदर आना चाहते हैं? क्या ये आपका घर है? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। पहले वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उससे बात की वो वहाँ से डरकर भाग गया। यकीनन वो कोई चोर होगा। लेकिन फिर वो 4 और लोगों को लेकर आया जो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटने में लग गए। मैं सवाल पूछ रहा था, जवाब कोई नहीं दे रहा था। उन्होंने उस दरवाजे पर इतने ज़ोरदार वार किए कि दरवाज़ा लगभग टूटने की कगार पर आ गया। और फिर जब दरवाज़ा टूटा मैंने 5 लोग देखे और वो पांचों के पांचों लोग बड़े अजीबोगरीब थे। अजीबोगरीब मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले दिखने में वो पूरी तरह से साधारण थे, लेकिन उसके बाद उनका शरीर बदल रहा था, जैसे वो तरल से बने हों। उनका शरीर ठोस नहीं था, तरल की तरह आकार बदल रहा। और मैंने एक आदमी के 4 चेहरे देखे। कभी वो लड़की की तरह पतली नाक वाला बन गया, कभी वो बूढ़े की तरह मोटी नाक वाला, बड़ी आंखों वाला। 4 कदम आगे बढ़ाए उसने, इतने में 5 बार चेहरा उसका बदल चुका था। जबकि एक तो धुएं के समान था, उसका कोई आकार नहीं था, जैसे एक धुआं, बिल्कुल एक पहाड़ के आकार का, ऊपर की तरफ नोक बनी हुई। और बाकी भी कुछ ऐसे। एक तो ऑक्टोपस की तरह था, उसकी पीठ से कई टांगे बाहर की तरफ निकली थी। और इसे देखने के बाद मैं समझ गया, यहाँ जो हो रहा है वो साधारण नहीं हो रहा। मुझे होटल के कमरे से जो नीचे नजर आ रहा था वो कोई भ्रम नहीं था, वो सच्चाई थी। इस जगह को बंद सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि इससे बचा जा सके और इसे शायद कैद किया जा सके। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो लड़की तो अब तक मारी जा चुकी होगी। ये सोचकर मैं ऊपर की तरफ भागा और वो मेरा पीछा करने लगे। उनसे बचने के लिए मैंने जो भी हाथ में आ रहा उनकी तरफ फेंक जरूर रहा था, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा। फिर मेरा दिमाग चला। यहाँ पर वो मशीनें बहुत सारी पड़ी थी, प्लग की हुई थी। मैंने एक मशीन को चला दिया, थरथराहट पैदा हुई और वो जितने भी लोग थे घर से बाहर की तरफ भागे। उनका शरीर तरल की तरह पिघल रहा था, जैसे प्लास्टिक को जलाया जाए तो वो पिघलती है। सबका शरीर पिघलने लगा था, इसीलिए वो चीखते चीखते बाहर की तरफ भागे। जैसे ही वो बाहर भाग चुके थे, वो अंदर आने की कोशिश करते मैं मशीन को दोबारा चलाता। वो डरपोक थे। 2 बार मैं मशीन को चला चुका, जिसके बाद वो डर कर भाग गए। और अब मैं जान चुका था, मुझे चुपचाप बिना शोर किए छिपकर रहना होगा। रात ऐसे गुजारनी होगी और मैं इस घर में छिपा नहीं रह सकता। हो सकता है वो कोशिश करने के लिए दोबारा आएं, तो मैं इस घर से जल्दी से निकलकर आगे वाले एक और घर में छिप गया। मैं उसकी छत पर पहुंच गया और बिल्कुल नीचे सपाट सो चुका था। 2 घंटे बाद शोर मचने लगा। उस घर में भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अजीबोगरीब जीव थे। मुझे कुछ जानवर भी मिले जो 2 पैरों पर चल रहे थे। मैं देख रहा, वो हर एक कमरे को खंगाल रहे थे। हर कमरे को खंगालने के बाद वो कंफ्यूज, फिर वो बाहर की तरफ चलने लगे। एक तो घरों में झांका उन्होंने, लेकिन उसके बाद वो पूरी की पूरी भीड़ वहां से चली गई। मेरी सोच बिल्कुल सही थी। एक बार मैं उनसे बच गया,
बार बार पूरी रात मुझे मशीन चलानी पड़ती और हो सकता है वो किसी तरह दिमाग लगाकर मशीन को बंद करते, फिर मैं पकड़ा जाता। छिपना ज़्यादा बेहतर था और अब मुझे यहाँ से निकलना भी होगा। रात मैंने वहीं पर गुजारी थी और अगली सुबह जैसे ही रोशनी हुई वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। साइकिल मैं इतनी तेज़ चला रहा था कि जल्द से जल्द होटल में पहुँच जाऊँ और उसके बाद मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन रास्ते में आने वाले वो पेट्रोल पंप, मैं वहाँ पेट्रोल ढूंढता रहा, किसी बोतल में, किसी कैन में, कहीं से भी मिल जाए, लेकिन पेट्रोल नहीं था। पेट्रोल की महक तक मुझे पेट्रोल पंप पर सूंघने को नहीं मिली। ये बयां कर रही थी कि यहाँ पेट्रोल कब से ख़त्म है। इस जगह कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो सोच से परे है। साइकिल चलाकर मैं होटल में पहुंचा और फिर उस औरत से मैं पूछ रहा, यहाँ चल क्या रहा है, क्या हो रहा है ये। उसके हाव भाव बिल्कुल वैसे ही। उसने कहा, कुछ नहीं, रात को मत निकलिए, रात को बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। अब खाना खाना चाहते हैं, आपके कमरे तक पहुंच जाएगा। वो हर बात को रिपीट कर रही थी। पहले मुझे महसूस हुआ ही नहीं, वो एक मशीन की तरह थी। शायद वो उनमें से एक थी। वो बार बार वही जवाब दे रही। मैंने उससे पूछा, मैं यहां से बाहर कैसे निकल सकता हूं? वो कहने लगती, खाना आपके कमरे में पहुंच जाएगा, यहां पर तो ऐसा ही खाना मिलता है। मशीन की तरह बात कर रही। मैं उस होटल से बाहर निकला। गाड़ी चलाने का कोई खास फायदा नहीं होता, गाड़ी जल्द ही बंद पड़ जाती। मैंने सोचा मैं किसी को तो ढूंढूं जो मेरी मदद करे, लेकिन अगर यहाँ पर इंसान मौजूद है तो बाहर तो घूम नहीं रहे होंगे। जैसे मैं छिप कर रहता हूँ वो छिप कर रहते होंगे। मैं साइकिल चलाने लगा और ऐसी जगह ढूंढने लगा जो मुझे सुरक्षित लगे, जहाँ पर फेंसिंग की गई हो। मैंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली। एक बड़ी इमारत थी, चारों तरफ कंटीली तारें लगाई गई थी और वहाँ चारों तरफ मशीनें ऐसे बराबरी पर लगाई गई जैसे उस जगह को रोकने के लिए बनाया गया। जैसे ही मैंने वहाँ पर पैर रखा था, मशीनें चलने लगी थीं, थरथराहट ज़मीन पर। लेकिन मैं चलता चलता फेंसिंग को पार कर गया। एक लड़की तब झाड़ियों से बाहर निकलकर मेरे सर पर बंदूक तान कर कहने लगी थी, यहाँ क्यों आ रहे हो? निकलो, यहाँ से निकलो, चले जाओ यहाँ से, जो भी हो तुम। मैंने कहा, जी मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं गलती से यहाँ पर आ गया। आप मेरी मदद कर सकती हैं? यहाँ चल क्या रहा है मुझे कुछ नहीं पता, कम से कम इतनी मदद तो कीजिए। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, पेट्रोल मिलेगा? उसने कहा, तुम पागल हो, कब तुम यहाँ पर आए? मैंने उसे पूरी बात बताई, कैसे एक लड़की से मुझे प्यार हुआ, उससे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया। और फिर उस लड़की ने मुझे बताना शुरू किया, यहाँ लोगों को बुलाया ज़रूर जाता है अलग अलग तरीके से। या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लॉटरी के ज़रिए यहाँ लोगों को घर देते हैं और इसी बहाने जो लोग यहाँ पर आते हैं उसके बाद वो बाहर निकल नहीं पाते। इंटरनेट के ज़रिए भी लोगों को फंसाने का काम किया जाता है, क्योंकि ये जगह साधारण जगह नहीं है। लगभग 10 साल पहले यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उस एक्सपेरिमेंट के बाद यहाँ पर सब कुछ बदल गया। यहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि अब ये बदलाव दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। इससे बचने के कई तरीके ढूंढे गए ताकि इस जगह को साधारण बनाया जा सके, लेकिन अंत में उनके पास एक ही रास्ता था, इस जगह को सील करना। इंटरनेट यहाँ पर बंद कर दिया गया। आसपास कोई भी मोबाइल टावर नहीं है, यहाँ से जानकारी बाहर भेजी नहीं जा सकती। यहाँ पर जैमर्स लगे हैं, कोई यहाँ आने के बाद बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि फेंसिंग के ज़रिए शहर को एक तरह की जेल बनाया गया है। जो यहाँ पर हैं यहाँ रह सकते हैं, लेकिन रात के वक्त बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। हो सकता है तुम बच जाओ, लेकिन अगर उनके हत्थे चढ़ गए तो वो तुम्हें मार सकते हैं। सिर्फ बचने का एक ही रास्ता है, उनसे ज़्यादा तेज़ दिमाग दिखाना, उन्हें डराना और उन्हें दूर रखना। ये जगह हमने सुरक्षित बनाई है, कई लोगों ने मिलकर। और तुम अगर कोशिश करना चाहते हो यहाँ से निकलने की, तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन यहाँ तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। हमारे पास खाना सीमित है, हमारे पास पानी भी सीमित है, हर चीज़ हमारे पास बराबर मात्रा में है। हम किसी और को अपने साथ नहीं रख सकते। तुम कहीं और जगह ढूंढो, जितना समय बच सकते हो बचने की कोशिश करो। उसने धक्के मारकर मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया
और अब स्नाइपर मेरे ऊपर निशाना लगाए हुए थे और मुझे साफ कहा गया मैंने वहां पर दोबारा पैर रखा तो गोली मेरे सर के आर पार चली जाएगी। मुझे वहां से निकलना पड़ा और अब वो बड़ा राज मैं जान चुका था। 10 साल पहले किसी तरह के एक्सपेरिमेंट में जो कि गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, यहाँ की मिट्टी में बदलाव हो गया और उसके बाद सब कुछ बदल गया। वो क्या है, कोई एक्सपेरिमेंटल जीव या दूसरी दुनिया के ऐसे भयानक खौफनाक जीव जो इंसानों को शिकार बनाना चाहते हैं। बचने का तरीका है अंधेरे में उनसे दूर रहो और छिप कर रहो। वो ताकतवर जरूर हैं लेकिन उनकी भी कमजोरियां हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर बचे हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। ये साइकिल जिसे मैं बड़ी तेजी से चलाने लगा, वही बॉर्डर की तरफ मैं जाना चाहता था। कई किलोमीटर तक मुझे साइकिल चलानी पड़ी। शाम का वक्त हो गया लेकिन मैं उस जगह तक पहुंच गया। वहां आर्मी वाले बहुत ज्यादा थे। मैं उसे पार करना चाहता था लेकिन मुझे कहा गया मैं उसे पार नहीं कर सकता और वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखाया गया जिसमें मैंने ही साइन किया था। उसमें साफ साफ बताया गया था परमिशन के बिना यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता और जो भी अंदर आना चाहता है वो हमारी सुरक्षा में होगा और हमारी मर्जी के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। आर्मी उसे मार भी सकती है। ये सबसे नीचे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। और फिर मुझे कहा गया मैं वापस चला जाऊं। मैं वहां ज्यादा समय रुक नहीं सकता था। वो मुझे गोलियों से भून डालते। मुझे धमकी दी गई थी साफ साफ। मैंने झगड़ा किया लेकिन कोई फायदा नहीं था। मुझे यहां से बाहर जाने वो देना ही नहीं चाहते थे। राज तभी राज बना रहेगा जब तक अंदर वाला अंदर ही रहे। और मुझे उन्होंने वापस भेजा। अंधेरा होने वाला था। वो तो एक चौकी बनी हुई जिसमें वो छिपकर रह सकते थे, लेकिन मैं तो साइकिल पर था और इतना बड़ा जंगल। तो मुझे लगा मैं दूसरी तरफ कहीं फेंसिंग होगी उसके बीच से निकलने की कोशिश करता हूँ, दीवार फांदने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक तरफ से ये कोशिश की। वो जीव मुझ पर हमला करते उससे पहले आर्मी वालों ने मुझे पकड़ लिया था और मुझे सजा के तौर पर मारा नहीं गया। वहां पर एक ग्राउंड थी। वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मुझे वहां पर गाड़ी के जरिए लाया गया। ये एक टेनिस ग्राउंड थी। 4 दीवारी की गई थी और टेनिस ग्राउंड में मुझे ले जाकर छोड़ दिया गया। वहां खून के धब्बे बने हुए थे दीवारों के ऊपर। मैं समझ चुका था उन्होंने मुझे मौत के घाट नहीं उतारा है, क्योंकि सजा उससे भी ज्यादा भयानक होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि देर होती, जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाले थे, लॉक के पास मैंने एक पत्थर को फंसा दिया तो दरवाजा थोड़ा टेढ़ा बंद हुआ। इससे थोड़ी जगह बनी। अब मैं दरवाजे की उस टेढ़ी जगह पर पैर रखकर दीवार के ऊपर तक पहुंच सकता था और ऊपर बाहर निकली हुई एक ईंट वहां से भी ज्यादा ऊपर पहुंचने में मेरी मदद कर रही थी। इससे पहले कि देर होती मैं दीवार पर चढ़ चुका था और दीवार पर भी सुरक्षित नहीं होगा, मैं ये जानता था। ये शहर से बाहर निकलना मेरे लिए असंभव होगा। वो जो दीवार थी वो इतनी ऊंची थी जिसे मैं पार कर ही नहीं सकता था और ऐसी ही दीवार थी जो फेंसिंग के पास। शहर को ऐसे बंद किया गया था कि कोई यहां से भाग ना पाए। मैं भी भाग नहीं सकता था, लेकिन मेरा पहला मकसद जिंदा बचना था। वहां से मैं बाहर निकल पाया और एक तालाब के पास बनी गुफा में मैंने रात बिताई। पानी में भी अजीबोगरीब जीव थे। पानी में आप अपना रिफ्लेक्शन देखेंगे तो आपकी जो परछाई है वो छीन ली जाएगी। मैं महसूस कर गया। धीरे धीरे कई दिनों तक मैं नियमों को सीखता चला गया। वहां पर ऐसे ऐसे जीव थे जिनसे बचने के लिए वो जमीन को थरथराहट में भिगो देने वाली मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता। इसीलिए मैं ऐसी बिल्डिंग्स के पास रहा जहां पर वो मशीनें थीं और हमेशा अंधेरा होने से पहले पहले बिल्डिंग में वापस आना। खाने की कमी थी जिसके लिए जंगल में जाना पड़ता और वहां से कुछ न कुछ लेकर आना पड़ता। वहां पर मैं फसल को उगा पा रहा था। बीज की कमी नहीं थी, लेकिन
खाने पीने के लिए आपको ऐसे पेड़ उगाने पड़ते और वैसे भी उन जीवों से बचना भी पड़ता। यहाँ से बाहर निकलना ही आखिरी उपाय था, लेकिन जो बाकी लोग नहीं कर पाए मैं वो कैसे कर पाऊंगा, मैं बस ये जानना चाहता था। और मेरे पास इसके लिए एक बहुत ही खास तरीका था। मैं जाऊंगा फिर से फेंसिंग के पास। आर्मी वालों के पास बड़े बड़े ट्रक हैं। मैं उन ट्रकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि चाबी मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन मैं जानता हूँ ट्रक के नीचे पाइप से पेट्रोल कैसे निकाला जा सकता है। कुछ पेट्रोल पर चलने वाले ट्रक तो होंगे ही। ऐसे ही साइकिल के जरिए दिन के वक्त में वहाँ से हर एक ट्रक से थोड़ा थोड़ा पेट्रोल निकालकर एक कैन को भर के वापस लेकर आया। फिर मैंने गाड़ी में वो पेट्रोल को डाला और फिर मैं साइकिल के सहारे ही घूमता रहा। हर रोज फेंसिंग के पास से मैं निकलता और देखता कमजोरी कहाँ पर है। और एक जगह कमजोरी थी, वहाँ कंटीली तारें तो बहुत लगी हुई, दीवार नहीं थी। उन कंटीले तारों को निकालना एक मुश्किल वाला काम होता। अगर मेरे पास गाड़ी ना होती तो उस जगह मैं गाड़ी लेकर गया था। रास्ता टूटा फूटा था, लेकिन गाड़ी लेकर फेंसिंग को उड़ाता हुआ मैं वहां से निकल गया। गाड़ी की धज्जियां उड़ चुकी थी, लेकिन आखिरकार मैं शहर से बाहर था। गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, लेकिन उससे पहले पहले मैं उसी शहर की हद से दूर निकल गया। अब मैं जानता था मेरा पीछा होगा और ये सरकारी संस्था है। मैं अगर पुलिस वालों के पास गया, शुरू में तो पुलिस वाले मेरी मदद करेंगे, कोई मुझे मार नहीं पाएगा, लेकिन इससे पहले कि लॉयर वहां पर आ पाए मुझे वो पकड़ लेंगे और उसके बाद शहर में वापस ले जाएंगे या मौत के घाट उतार देंगे, ताकि ये राज राज बना रहे। और गाड़ी एक जगह लगाने के बाद वहां से काफ़ी दूरी पर बस पकड़कर एक शहर से दूसरे और दूसरे शहर से कहीं और भटकते भटकते मैं ये जान चुका था मैं किसी की नज़र में नहीं आ सकता। सोशल मीडिया पर मैं अपनी तस्वीर नहीं डाल सकता, मैं कहाँ पर हूँ अपनी पहचान नहीं बता सकता। तो एक कस्बे में मैंने रहना शुरू कर दिया। ये राज मैं कुछ लोगों को बता ज़रूर पाया, लेकिन किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। लेकिन मैं खुलकर बाहर नहीं आ सकता। आप मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे। जहाँ पर भी मैंने अपनी पहचान जाहिर की, मैंने ये भांडाफोड़ करने की कोशिश की, ये बात लोगों तक पहुँच पाए उससे पहले वो मुझे मौत के घाट उतार देंगे। ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं, सरकारी संस्था है, और जो सरकार होती है वो अपने राज राज बनाए रखना चाहती है। मैं नहीं जानता आप मेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं नॉर्थ डकोटा का एक ऐसा शहर जिसकी आपको कोई भी नई तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ कंस्ट्रक्शन होती ज़रूर है, गूगल अर्थ में आप देख सकते हैं, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिलती। वो एक ऐसा शहर है जहाँ बड़े राज छिपाए गए हैं और मैं उसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता था। ये कहानी लाने का मेरा मकसद यही है ताकि मैं अपनी पहचान बताए बिना लोगों तक ये सच पहुंचा पाऊं, और ये लोगों के ऊपर है। आप इस पर यकीन करना चाहेंगे या नहीं, या तो इसे झूठी कहानी समझकर अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कीजिए, या इसे सच मानकर ये समझिए कि सरकार हमसे बहुत कुछ छिपाती है, ना सिर्फ इस देश की बल्कि बाकी देशों की भी। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आम लोगों से छिपा कर रखा जाता है।